हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPR। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं दक्षिण भारत में चोल, चालुक्य, पल्लव, संगम युग को। ये सारे टॉपिक हम प्राचीन भारतीय इतिहास से कंप्लीट कर रहे हैं, घटना चक्र पूर्वावलोकन से। जो टॉपिक हमारे एग्ज़ाम में आते हैं, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, हम उन सभी को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। दक्षिण भारत, चोल, चालुक्य, पल्लव और संगम युग। संगमकालीन साहित्य में कौन, को और मनन शब्द राजा के लिए प्रयुक्त किए जाते थे। कौन, को और मनन शब्द हैं वह राजा के लिए प्रयुक्त किए जाते थे। संगम या संघम प्राचीन तमिल शब्द है जिससे सामान्यतः गोष्ठी परिषद के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। किसमें? गोष्ठी परिषद में इसका प्रयोग किया जाता है। इस रूप में संगम तमिल कवियों एवं विद्वानों की परिषद थी। इन संगमों में कवियों द्वारा रचा गया साहित्य संगम साहित्य कहलाता है। संगम साहित्य तमिल साहित्य का सबसे प्राचीन उपलब्ध अंश है। संगम युग में दक्षिण भारत में पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम आयोजित किए गए थे। कौन कौन से थे? प्रथम संगम में स्थान था मदुरई, अध्यक्षता की थी अगस्त ऋषि ने। दूसरे संगम में स्थान था कपाटपुरम जो कि अलीवाई कहा जाता है, अध्यक्षता इसकी अगस्त ऋषि और तोलकाप्यम के द्वारा की गई थी। तृतीय संगम स्थान था मदुरई और इसकी अध्यक्षता की थी नक्कीरर के द्वारा। देखो, पहला, दूसरा और 3 संगम हुए हैं पांड्य काल में। तो पहला और तीसरा मदुरई में हुआ है, पहला और दूसरा अगस्त ऋषि और कुलताप्यम के द्वारा किया गया है, तीसरा है उसको नक्कीर के द्वारा किया गया है। दक्षिण भारत में आर्यकरण का श्रेय महर्षि अगस्त को जाता है। तो आर्यकरण किसने किया था दक्षिण भारत में? अगस्त ऋषि ने किया था। इन्हें तमिल साहित्य के जनक के नाम से भी जाना जाता है। तोलकाप्यम द्वितीय संगम का एकमात्र अवशिष्ट ही नहीं, प्रयुक्त आद्यतन उपलब्ध तमिल साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है। तो तोलकाप्यम का द्वितीय संगम का अपशिष्ट ही नहीं थे, बल्कि ये आद्यतन उपलब्ध तमिल साहित्य के प्राचीनतम ग्रंथ भी है। इनकी प्रणयनकर्ता तोलकाप्पियन ऋषि अगस्त के 12 योग्य शिष्यों में से एक थे। यह एक व्याकरण ग्रंथ है जिसकी रचना सूत्र शैली में की गई है। तो व्याकरण ग्रंथ है क्या? तोलकाप्पियम। इसकी रचना क्या है? तो ये एक व्याकरण ग्रंथ है। इसकी रचना सूत्र शैली में की गई है। व्याकरण के साथ साथ यह काव्य साहित्य का भी एक उच्च कोटि का ग्रंथ है। शिल्पादि कार्यम का लेखक इल्गो अडिगर था। तो शिल्पादिकारम का लेखक इल्गो अडिगल है। यह संगम साहित्य का महत्वपूर्ण महाकाव्य है जिसके लेखक चोल नरेश करिकाल का पौत्र है। इस ग्रंथ में फुहार और कावेरीपट्टम के एक धनाढ्य व्यापारी के पुत्र कोवलन और उनकी अति सुंदर किंतु दुर्भाग्यशालिनी पत्नी कन्नागी से संबंधित दुखद मार्मिक वर्णन किया गया है। किसमें किया गया है? शिल्पादिकारम के लेखक कौन है? इल्गो अडिगल हैं। ये तमिल साहित्य के सबसे महत्वपूर्ण महाकाव्य है। इसमें जो चोल नरेश हैं करिकाल, उनके पौत्र का वर्णन दिया गया है। उनके फुहार कावेरीपट्टनम में एक धनाढ्य, मतलब ये लेखक कौन है इनके? तो करिकाल के पौत्र हैं। इसमें इन्होंने कावेरीपट्टनम के एक धनाढ्य व्यक्ति कोवलन और उनकी सुंदर पत्नी कन्नंगी के बारे में वर्णन किया है। तिरुकुल्लूरल तमिल भाषा में रचित काव्य रचना है जिसमें नीति शास्त्र का वर्णन किया गया है। इसकी रचयिता तिरुवल्लुवर हैं। तोलकाप्पियम तमिल भाषा के व्याकरण की पुस्तक है। कुरुल तमिल साहित्य की बाइबल और लघु वेद भी कहा जाता है। किसको? कुरुल को कहा जाता है तमिल साहित्य का बाइबल या लघु वेद। सुप्रसिद्ध कवि
तिरुवल्लुवर ने की थी। किसने की है इसकी रचना? तिरुवल्लुवर के द्वारा की गई है। अनुश्रुतियों के अनुसार तिरुवल्लुवर ब्रह्मा के अवतार थे। तो तिरुवल्लुवर अनुश्रुतियों के अकॉर्डिंग माना जाता है कि यह ब्रह्मा के अवतार थे। पल्लव शासक सह विष्णु, जो कि 575 से 600 ईस्वी तक रहा है, इसने अवनी सिंह की उपाधि धारण की थी। अवनी सिंह की उपाधि धारण की है किसने? पल्लव शासक सह विष्णु के द्वारा। कसाकुंडी का दान पात्र से ज्ञात होता है कि सह विष्णु ने चोल, पांड, सेहल और कलम के राजाओं को पराजित किया था। कहाँ से? तो कासाकुंडी एक दान पात्र है, यहाँ से प्राप्त होता है कि सह विष्णु ने चोल, पांड, सेहल एवं कलम के राजाओं को परास्त किया था। नरसिंह वर्मन प्रथम, जो कि 630 से 668 तक रहते हैं, यह महामल्ल की उपाधि धारण की थी इनके द्वारा। तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने महामल्ल की उपाधि धारण की थी। परमेश्वर वर्मन प्रथम ने लोकादित्य, एकमल्ल, रणजय, अत्यंत काम, उग्रदंड, गुण भाजन आदि उपाधियां ग्रहण की थीं। तो जो परमेश्वर वर्मन प्रथम हैं, इन्होंने लोकादित्य, एकमल्ल, रणंजय, अत्यंत काम, उद्दंड, भुज, गुणभाजन आदि उपाधियां ग्रहण की थीं। महेंद्र वर्मन प्रथम, जो कि 600 से 630 तक रहे हैं, इन्होंने मतविलास प्रहसन नामक हास्य ग्रंथ की रचना की है। महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वारा मतविलास प्रहसन नामक ग्रंथ की रचना की गई है। संगम साहित्य में केवल चोल, चेर, पांड्य राजाओं के उद्भव एवं विकास का विवरण मिलता है। तो संगम साहित्य में केवल चोल, चेर, पांड्य राजाओं के उद्भव एवं विकास का विवरण मिलता है। तो संगम साहित्य में किनका मिलता है? चोल का, चेर का और पांड्य राजाओं का उद्भव मिलता है। चोल साहित्य में उत्कृष्ट नमूने तंजौर के शिव मंदिर और राजराजेश्वर बृहदेश्वर नाम से प्रसिद्ध हैं। इसका निर्माण राजराज प्रथम के काल में हुआ था। भारत के मंदिरों में सबसे बड़ा और सबसे लंबा यह मंदिर द्रविड़ शैली का सर्वोत्तम नमूना माना जाता है। इस मंदिर की बहिर्भाग में नंदी की एकाश्म विशाल मूर्ति है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। कृष्णा और तुंगभद्रा नदी से लेकर कुमारी अंतरीव तक का विस्तृत भूभाग प्राचीन काल में तमिल प्रदेश का निर्माण करता था। इससे कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग जैसे कि अरयूर, कावेरीपट्टनम, तंजावुर आदि चोलों के अधिकार में थे। परांतक प्रथम के अंतिम दिनों में राष्ट्रकूट शासक कृष्णा तृतीय ने पश्चिमी गांगो या बुत्तुग द्वितीय की सहायता से तक्कोलम के युद्ध में चोलों को परास्त किया था, तंजौर पर अधिकार किया था। कृष्णा तृतीय ने इस उपलक्ष्य में तंजौर की उपाधि धारण की थी। तो परांतक प्रथम के अंतिम दिनों में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने पश्चिमी गांगो या बत्तुग द्वितीय की सहायता से तक्कोलम के युद्ध में चोलों को परास्त किया था, तंजौर पर अधिकार किए थे। कृष्ण तृतीय ने इस उपलक्ष्य में तंजौर की उपाधि धारण की थी। चोलों की राजधानी तंजौर थी। इसके अतिरिक्त गंगकोणचोलपुरम भी चंदेलों की राजधानी बनी थी। संगम काल में चोलों की राजधानी उरेयूर थी। तमिल देश में चोल स्थापत्य की स्थापना वस्तुतः पारंगत प्रथम ने की थी। इससे मदुरा के पांड्य राजा राज द्वितीय को हराकर मधुकोण उपाधि धारण की थी। तो कौन है भैया? संगम काल में चोलों की राजधानी क्या थी? उरेयूर थी। और द्रविड़ देश में जो चोल अधिपत्य था उसकी स्थापना किसने की है? पारंगत प्रथम ने की है। इसने मदुरा के पांड्य राजा राज सिंह द्वितीय को हराया था और मदुरै कोंड की उपाधि धारण की थी। फिर आते हैं राजराज प्रथम। इन्होंने सर्वप्रथम चेर राज्य को केरल कंडलूर में परास्त किया था। राजराज प्रथम एवं उनके पुत्र राजेंद्र प्रथम ने दक्षिण पूर्वी एशिया में शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीत लिया था। चोल शासक राजराज प्रथम ने सिन्हल अर्थात श्रीलंका पर आक्रमण करके उत्तरी सिन्हल को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। विजित क्षेत्रों में राजराज ने अनुराधापुर को नष्ट करके पोलुन्नरूप को इस क्षेत्र की राजधानी बनाया था। तो जो राजराज
प्रथम हैं, इन्होंने सिन्हल मतलब श्रीलंका पर आक्रमण किया, उत्तरी सिन्हल को जीत लिया। विजय क्षेत्र में राजराज ने क्या किया, अनुराधापुर को नष्ट करके पोलोनरूप को अपनी राजधानी बनाया और इसका नाम क्या रखा, जगन्नाथ मंगलम। क्या नाम रखा, जगन्नाथ मंगलम इसका नाम रखा। राजराज प्रथम की मृत्यु के बाद उसका योग्यतम पुत्र राजेंद्र प्रथम सम्राट बना। उसने अपने पिता की साम्राज्यवादी नीति को आगे बढ़ाया। राजेंद्र प्रथम का काल चोल शक्ति का चरमोत्कर्ष का काल रहा है। राजेंद्र प्रथम के बारे में कहा गया है कि उसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया था। उसने संपूर्ण सिन्हल द्वीप श्रीलंका को जीत लिया था। यह सिन्हल राजा महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर चोल राज्य में ले आया था। उसने पवित्र गंगा जल लाने के उद्देश्य उत्तर पूर्वी भारत गंगा घाटी पर आक्रमण किए थे तथा पाल शासक महिपाल को पराजित किया था। इस विजय के उपलक्ष्य में उसने गंगे कोण की उपाधि धारण की थी और गंगे कोण चोलपुरम नामक एक नई राजधानी की स्थापना की थी। नवीन राजधानी के निकट ही इसने सिंचाई के लिए चोलगंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया था। कुलोत्तुंग प्रथम के समय में श्रीलंका के राजा विजयबाहु ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी। तो कुलोत्तुंग प्रथम के समय में श्रीलंका के राजा थे विजयबाहु, इन्होंने स्वतंत्रता घोषित कर दी, किंतु कुलोत्तुंग द्वितीय मतलब प्रथम ने ही श्रीलंका में चोल प्रभाव की समाप्ति के प्रति किसी कूटता का प्रदर्शन नहीं किया और अपनी पुत्री का विवाह श्रीलंका के राजकुमार वीर पेरुमाल के साथ कर दिया कि भैया मैं कोई लड़ाई वड़ाई नहीं करनी, कम करो, तुम्हारे साथ हम अपनी लड़की की शादी करा दे रहे हैं, इससे कि अपन रिश्तेदार बन जाएंगे। तो किसने की है, कुलोत्तुंग प्रथम के द्वारा अपनी पुत्री का विवाह किया गया है वीर पेरुमल के साथ, जो कि श्रीलंका के राजकुमार थे। चोल शासक कुलोत्तुंग प्रथम के शासनकाल में 1077 ईस्वी में 72 सौदागरों का एक चोल दूत मंडल चीन भेजा गया था। कुलोत्तुंग प्रथम को चोल लेखों में सुगम तवीर्त अर्थात करों को हटाने वाला कहा गया है। तो सुगम तवीर्त कहा गया है किसको, कुलोत्तुंग प्रथम को। चीन मैंने चोल लेखकों के द्वारा इसको कहा गया और जिसका अर्थ होता है करों को हटाने वाला। चोल साम्राज्य को प्रशासन की सुविधा के लिए 6 प्रांतों में विभाजित किया गया था। इन प्रांतों में आते हैं मंडलम कहा जाता है, जो प्रांत थे उनको क्या कहा गया है, मंडलम कहा गया है। प्रांत का विभाजन कोट्टम में किया गया और वलनाडु में, कोट्टम और वलनाडु में आते हैं। तो पहले आते हैं मंडलम, प्रांत मंडलम हो गया। उन मंडलम को 2 भागों में तोड़ा गया है, कूटा गया है ना, बल से। तो कोट्टम और वलनाडु यह कमिश्नरियों की तरह होते थे। प्रत्येक कोट्टम में कई नाडु होते थे। तो जो कोट्टम है उसमें बहुत सारे नाडु होते थे। जिले को नाडु कहा गया है। नाडु की सभा को नट्टार कहा गया है। तो जिला नाडु कहलाता था और उसकी जो सभा होती थी उसे नट्टार कहा गया है। ग्राम संघ को कुर्म कहा गया। जो ग्राम संघ था उसको क्या कहा गया, कुर्म कहा गया है। व्यापारिक नगरों में नगरम नामक व्यापारी की सभा होती थी। तो व्यापारिक नगरों में नगरम नामक व्यापारी की सभा होती थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा होती थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी, ग्राम सभा थी। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन में ग्राम सभा की कार्यकारिणी समिति की कार्यप्रणाली का विस्तृत विवरण हम उत्तर मेरू से प्राप्त लेखों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन में ग्राम सभा की कार्यकारिणी समितियों की कार्यप्रणाली का विस्तृत विवरण हम उत्तर मेरू से प्राप्त लेखों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। चोलकालीन ग्रामों की गतिविधियों को देख रेख एक कार्यकारिणी समिति करती थी, जिससे वरियम कहा गया है। जो चोल में गांव होते थे उनकी देखरेख कौन करती थी, तो एक कार्यकारिणी समिति करती थी, जिसे क्या कहा गया, वरियम कहा गया है। उद्यान प्रशासन का कार्य देखने वाली समिति को टोट वरियम कहा गया है। जो उद्यान का काम देखती थी उसे क्या कहा गया, टोट वरियम कहा जाता था। जबकि सवस्तर वरियम जो कि वार्षिक समिति होती थी, इरीवरियम तालाब समिति होती थी, पूर्ण वरियम यह स्वर्ण समिति होती थी। सवत्सर वरियम क्या थी, एक वार्षिक समिति थी। इरीवरियम तालाब समिति थी। पूर्ण वरियम यह स्वर्ण समिति होती थी। चोल काल में व्यापारी और शिल्पियों को सभा को श्रेणी अर्थात पूग कहा जाता था
तो शिल्पियों की सभा और श्रेणी को क्या कहा जाता था? पूक कहा गया है। चोल कलाकारों ने तक्षण कला की भी सफलता प्राप्त की थी। इन्होंने पत्थर और धातु की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण कराया था। पाषाण मूर्तियां भी अधिक, धातु कांस्य मूर्तियों का निर्माण भी इस समय हुआ है। सर्वाधिक सुंदर मूर्तियों में नटराज शिव की मूर्ति है, जो बड़ी संख्या में मिली हैं। इन्हें विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्रतिमा रचनाओं में शामिल किया गया है। इन्हें विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्रतिमा रचनाओं में शामिल किया जाता है। ये मूर्तियाँ प्रायः चतुर्भुज हैं। शिव की दक्षिण मुखी प्रतिमा इन्हें गुरु शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। इस रूप में शिव अपने भक्तों को सभी प्रकार का ज्ञान प्रदान करते हुए माने जाते हैं। इस रूप में शिव की दक्षिण दिशा में मुख किए हुए प्रतिमा स्थापित की गई है। चोल राजाओं ने एक विशाल संगठित सेना का निर्माण किया था। चोलों के पास अश्व, गज, पैदल सैनिकों के साथ साथ एक अत्यंत शक्तिशाली नौसेना भी थी। इसी नौसेना की सहायता से इन्होंने श्रीविजय, सिन्हल, मालदीप आदि द्वीपों की विजय की थी। चोल काल के सम्राट प्रायः अपने जीवन काल में ही युवराज का चुनाव कर लेते थे। तो जो चोल हैं उनकी नौसेना अच्छी थी, इसलिए इन्होंने श्री विजय, सिन्हल, मालदीप द्वीपों की विजय की है। सम्राट जो थे प्रायः अपने जीवन काल में ही युवराज को चुन लेते थे, जिसके उनके बाद में उत्तराधिकारी बनना होता था या बनाना होता था। तगर प्राचीन भारत के प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र है। यह कल्याण एवं बेगी के मध्य स्थित है। कल्याण और बेगी के मध्य स्थित है तगर, और ये क्या है? एक व्यापारिक केंद्र है। बीजापुर कर्नाटक जिले के बातापी नामक प्राचीन नगर का आधुनिक नाम बादामी है। 6वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी में यह चालुक्यों की राजधानी रहा था। बातापी के चालुक्य राजवंश का वास्तविक संस्थापक पुलकेशिन प्रथम है। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के शासकों में सर्वाधिक योग्य एवं शक्तिशाली था। 610 से 642 तक भारत में इनका शासन रहा है। इनकी उपलब्धियों का विवरण हमें ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होता है। कौन है? पुलकेशिन प्रथम है। वास्तविक संस्थापक माना जाता है बातापी के चालुक्यों का। इनकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ऐहोल अभिलेख से मिलती है। इन लेखों की रचना रवि कीर्ति ने की है। चालुक्यों के शासन काल में प्रायः महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। विजयादित्य प्रथम के भाई चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ने अपने नाम से 2 ताम्रपत्र लिखवाए थे। कौन है? तो विजयादित्य प्रथम के भाई चंद्रादित्य की रानी हैं विजय भट्टारिक। इन्होंने 2 ताम्रपत्र लिखवाए थे। मतवालिन नामक चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है। भारतीय काली मिर्च यूनानी और रोमन वासियों को बहुत प्रिय थी, इसलिए प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में इससे यवन प्रिय कहा गया है। अरिकामेरु पूर्वी तट पर पांडुचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में उष्णकटिबंधीय कोरोमंडल तट पर स्थित है। पेरिप्लस में इससे पोडू के नाम दिया गया है। यहाँ ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में रोमन बस्ती की अवस्थिति मानी जाती है। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में कई रोमन वस्तुएं प्राप्त होती हैं, जिसमें शराब के 2 हत्थे, कलश, रोमन लैंप, रोमन ग्लास आदि प्रमुख हैं। एम्फोरा जार एक लंबी और संकीर्ण गर्दन वाला 2 तरफ हत्थेदार जार है। प्राचीन काल में इसका प्रयोग तेल, शराब को रखने में किया जाता था। एम्फोरा जार। कंबन ने 12वीं सदी ईस्वी में तमिल रामायण या रामा अवतारम की रचना की है, जिसे तमिल भाषा में लिखा गया है। दक्षिण भारत में नगरों में व्यापारियों के विभिन्न संगठन थे, जिसे मणिग्रामम वलंजीयर कहा गया है। इसका कार्य व्यापार व्यवसाय को प्रोत्साहन देना था। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में कावेरीपट्टनम या कावेरी नदी के तट पर अवस्थित अरियूर संगमकालीन महत्वपूर्ण नगर है। संगम युग में अरियूर सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र है। इसका विवरण पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी में मिलता है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में कावेरी नदी के तट पर अवस्थित है अरियूर। संगम युग में अरियूर क्या है? सूती वस्त्र का बड़ा केंद्र है। पेरिप्लस ऑफ इरिथियन सी में इसका वर्णन मिलता है। पांड्य राजाओं की जीवन रेखा वेंगी नदी है।
पांड्य कावेरी के दक्षिण में स्थित थे। इनमें आधुनिक मदुरा, तिरुनेलवेली और त्रावणकोर का कुछ भाग शामिल किया जाता है। इसकी राजधानी मदुरा थी। बेंगी नदी वाला प्रदेश अपनी उर्वरता के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। चेर राजाओं पर विजय के उपलक्ष्य में पांड्य शासक जयंत वर्मन ने बानवन की उपाधि धारण की थी। पल्लवों की विरुद्ध सफलता के उपलक्ष्य में पांड्य शासक मारवर्मन राज सिंह प्रथम ने पल्लव भंजन की उपाधि धारण की थी। तो चेर राजा हैं कौन? चेर राजा ने चेर राज्य पर विजय के उपलक्ष्य में पांड्य शासक हैं जयंत वर्मन। इनने वानवन की उपाधि धारण की और पल्लवों के विरुद्ध जब सफलता प्राप्त हुई, पांड्य शासक हैं मारवर्मन ने राज सिंह प्रथम के द्वारा पल्लव भंजन की उपाधि धारण की गई। दक्षिण भारत में पांड्य वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण पांड्यों ने अपनी राजधानी मदुरई में कराया था। एक अज्ञात ग्रीक नाविक द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी में प्राचीन काल के विभिन्न बंदरगाहों की सूची मिलती है। इनमें नोरा, तोंगी, मुंसिरी, नेलिसेंगा पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह हैं। तो पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी में बंदरगाहों की सूची मिलती है। इसमें नोरा, टोंडी, मुंसिरी, नेलिसांडा पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह हैं। कदम राजाओं की राजधानी बनवासी था। इस राजवंश या कदम की स्थापना मयूर शर्मन ने की है। कदम राज्य को पुलकेशिन द्वितीय ने अपने राज्य में मिला लिया था। अब आते हैं इससे संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कहता है? 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी? तो चोल साम्राज्य की नींव डाली गई है विजयालय के द्वारा। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की है, जो प्रारंभ में पल्लवों के सामंती सरदार थे। इन्होंने 850 में तंजौर को अपने अधिकार में ले लिया था। इस समय पल्लवों और पांड्यों में निरंतर संघर्ष चल रहा था। पांड्यों को निर्बल स्थिति का लाभ उठाकर विजयालय ने तंजौर पर अधिकार कर लिया, जिसने दुर्गा देवी का एक मंदिर बनवाया। विजयालय ने लगभग 871 ईस्वी तक राज किया। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिषद में एक बाहरी भरकम नंदी की मूर्ति है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति कहा जाता है? तो ये है बृहदेश्वर मंदिर में। चोल साम्राज्य के उत्कृष्ट नमूनों में तंजौर के शिव मंदिर, जिसमें राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर प्रसिद्ध है। इसका निर्माण राजराज प्रथम के काल में हुआ था। भारत के मंदिरों में सबसे बड़ा और लंबा एक मंदिर द्रविड़ शैली का सर्वोत्तम नमूना माना जाता है। इसका विशाल प्रांगण 500 बाय 250 के आकार का है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर दोनों ओर 2 द्वारपाल की मूर्ति बनी हुई है। इस मंदिर के बहिर्भाग में नंदी की एकाश्म विशाल मूर्ति है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर निर्मित हुआ किसके शासनकाल में? चोल सम्राट कौन थे? जो बृहदेश्वर मंदिर राजराज प्रथम ने बनवाया है। चोल का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? तो जो चोल हैं वो फैले हुए थे कोरोमंडल, दक्कन के कुछ भागों में। कोरोमंडल और दक्कन के कुछ भागों में फैले हुए थे। कृष्णा, तुंगभद्रा नदियों से लेकर कुमारी अंतरीव तक का विस्तृत भूभाग प्राचीन काल में तमिल प्रदेश का निर्माण करता था। इसमें कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग, अरियूर, कावेरीपट्टनम, तंजावुर और आदि इन चोलों के अधिकार में आते हैं। चोलों की राजधानी क्या थी? चोलों की राजधानी थी तंजौर। इसके अतिरिक्त गंगकोण चोलपुरम चोलों की राजधानी थी। संगम काल में चोलों की राजधानी अरियूर थी और तंजौर भी थी। संगम काल में अरियूर। निम्नलिखित में से कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? तो चोल प्रशासन की विशेषता है ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। चोल शासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता यह असाधारण शक्ति और क्षमता है, जो स्वायत्तशासी ग्रामीण संस्थानों के संचालन में परिलक्षित होती है। वस्तुतः इस काल में स्वायत्त शासन पूर्णतः ग्रामों से ही क्रियान्वित किया जाता था।
चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध थे? जो चोल काल है वह ग्राम पंचायतों के लिए जाना जाता है। चोल युग प्रसिद्ध था। जो चोल युग है यह जाना था ग्रामीण सभाओं के लिए। किस दक्षिण भारत राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? तो दक्षिण भारत में ग्राम प्रशासन उच्चतम है, तो ये हो जाएगा चोलों में। कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन सा है? तो कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश है चोल। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए जाना जाता है? तो व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए चोल जाने जाते हैं। चोल के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में है वह कौन से हैं? तो वे हैं उत्तर मेरू। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन का बहुत सा ब्यौरा उत्तर मेरू में दिया गया है। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन में ग्राम सभा की कार्यकारिणी समितियों की कार्यप्रणाली का विस्तृत विवरण है। हम उत्तर मेरू से प्राप्त लेखों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। प्रत्येक ग्राम में अपनी सभा होती थी जो प्रायः केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से ग्राम शासन का संचालन करती थी। चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वरियम उद्यान प्रशासन का कार्य करता था? तो वरियम उद्यान का काम करता था, तो इनका नाम था टोट्टवरियम। चोलकालीन ग्रामों की गतिविधियों की देखरेख एक कार्यकारिणी समिति करती थी जिसे वरियम कहा गया है। उद्यान प्रशासन का कार्य देखने वाली समिति को टोटवरियम कहा गया है, जबकि संवत्सर वरियम को वार्षिक समिति, एरिवरियम को तालाब समिति और पूर्णवरियम को स्वर्ण समिति कहा गया। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चोलों ने पांड्य एवं चेर शासकों को पराजित करके प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था, तो पहला सही हो जाएगा। चोलों ने दक्षिण पूर्व एशिया में शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध में सैन्य कार्यवाही या चढ़ाई की थी और इन क्षेत्रों को जीत लिया था, तो ये भी सही है। पहला और दूसरा दोनों ही सही हैं। द्रविड़ देश में चोल अधिपत्य की स्थापना वस्तुतः पारंगत प्रथम ने की थी। इसने मदुरा के पांड्य राजाओं को हराया था और मदुरै कोंड उपाधि धारण की थी। राजराज प्रथम तंजौर अभिलेख के अनुसार सिन्हल श्रीलंका के राजा महेंद्र पंचम ने पांड्य केरल के राजाओं का संघ बनाया था जो चोल नरेश राजराज प्रथम के विरुद्ध था। इस संघ का भेदन करने के लिए राजराज प्रथम ने सबसे पहले चेर राजा केरल पर अधिकार किया और कांडलूर के मैदान में परास्त किया। राजराज प्रथम और उसके पुत्र राजेंद्र प्रथम ने दक्षिण पूर्व एशिया में शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की थी और कुछ क्षेत्रों को जीत लिया था। दोनों ही सही हो जाएंगे। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा में देवाकृत प्रायः कौन है? तो ये 4 भुज वाले शिवजी हैं, चतुर्भुज। चोलकालीन तक्षण कला में भी सफलता प्राप्त की है। इन्होंने पत्थर एवं धातु की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण किया है। पाषाण मूर्तियों में भी अधिक मूर्तियां कांस्य मूर्तियों का निर्माण किया गया है। सर्वाधिक सुंदर मूर्ति नटराज शिव की है जो बड़ी संख्या में मिलती है। इन्हें विश्व का श्रेष्ठतम प्रतिमा रचनाओं में शामिल किया जाता है और ये मूर्ति प्रायः चतुर्भुज हैं। निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्य की विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है? तो ये है नटराज। चोल शासकों के समय बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात कौन सी प्रतिमा हुई थी? तो नटराज की कांसे की प्रतिमाएं सबसे ज़्यादा विख्यात हुई थीं। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस काल की है? तो ये चोल काल की है, चोल कला से संबंधित है। शिव की दक्षिणमुखी प्रतिमा किस रूप में प्रदर्शित की गई है? तो ये दिखाई गई है शिक्षक के रूप में। शिव की दक्षिणामुखी प्रतिमा जिन्हें गुरु शिक्षक के रूप में प्रदर्शित किया गया है। इस रूप में शिव अपने भक्तों को सभी प्रकार का ज्ञान प्रदान करते हुए माने गए हैं। इस रूप में शिव की दक्षिण दिशा में मुख किए हुए प्रतिमा स्थापित की गई है। 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? तो ये हैं कुलोत्तुंग प्रथम के समय में भेजे गए थे। चोल शासक कुलोत्तुंग प्रथम के शासनकाल में
1077 में 72 सौदागरों का एक चोल दूत मंडल चीन भेजा गया था। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए जाना जाता है? तो नौसैनिक शक्ति के लिए जाना जाते हैं चोल। चोल राजाओं ने चोलों ने एक विशाल संगठित सेना का निर्माण किया था। चोलों के पास अश्व गज पैदल सैनिकों के साथ ही साथ एक अत्यंत शक्तिशाली नौसेना भी थी। इसी नौसेना की सहायता से इन्होंने श्रीविजय, सिन्हल और मालदीव आदि द्वीपों की विजय की थी। निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासनकाल में अपने साम्राज्य काल में ही अपना उत्तराधिकार घोषित कर देते थे? तो ये कौन थे? तो दक्षिण भारत में जितने भी थे मुख्यतः चोल वंश ये सबसे ज़्यादा देखा जाता है। तो ये अपने जीवन काल में ही अपने उत्तराधिकारी को चुन लिया करते थे। प्राचीन हिंदू राजवंशों में सभी सम्राट प्रायः अपने जीवन काल में ही युवराजों का चुनाव कर लेते थे, जो उनके बाद उनका उत्तराधिकारी बनता था। यह प्रवृत्ति चोल वंश में सर्वाधिक दिखाई देती है। निम्नांकित चोल शासकों में जिन्होंने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया था वो कौन है? तो बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया है तो इनका नाम है राजेंद्र प्रथम। राजराज प्रथम की मृत्यु के बाद उनका योग्यतम पुरुष राजेंद्र प्रथम सम्राट बना। उसने अपने पिता की साम्राज्यवादी नीतियों को आगे बढ़ाया। राजेंद्र प्रथम का काल चोल शक्ति का चरमोत्कर्ष का काल है। राजेंद्र प्रथम के बारे में कहा गया है कि उसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का रूप प्रदान किया था। 1017 ईस्वी में इसने संपूर्ण सिन्हल द्वीप को जीत लिया था। यह सिन्हल राजा महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर चोल राज्य में लाए थे। इसने पवित्र गंगा जल को लेने के उद्देश्य से उत्तर पूर्वी भारत गंगा घाटी पर आक्रमण किया था। पाल शासक महिपाल को पराजित किया था। इस विजय के उपलक्ष्य में ही उन्होंने गंगकोण की उपाधि ग्रहण की थी तथा गंगकोण चोलपुरम नामक एक नई राजधानी बनाई थी। नवीन राजधानी के निकट ही इन्होंने सिंचाई के लिए चोलगंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण कराया था। गंगकोण चोलपुरम की स्थापना किसने की है? तो ये की गई है राजेंद्र प्रथम के द्वारा। किसने की है? राजेंद्र प्रथम के द्वारा की गई है। निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोलगंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनाने का श्रेय जाता है? तो ये है राजेंद्र। किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की है? तो जल सेना प्रारंभ की गई थी राजराज प्रथम के द्वारा। किसने? राजराज प्रथम ने प्रारंभ की थी। चोल साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक पारंगत द्वितीय सुंदर चोल का पुत्र अरिमोली वर्मन था, जो 985 ईस्वी में राजराज के नाम से गद्दी पर बैठा। यह विजेता के साथ साथ कुशल प्रशासक और महान निर्माता भी था। ये राजराज प्रथम ने एक स्थायी सेना तथा विशाल नौसेना का गठन किया था। उसने समस्त भूमि की माप कराई थी। चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीगंगा के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की है? तो श्रीगंगा के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी राजराज प्रथम ने। चोल शासक राजराज प्रथम ने सिन्हल श्रीलंका पर आक्रमण करके उत्तरी सिन्हल को जीतकर अपने राज्य में ला लिया। विजय क्षेत्र में राजराज ने अनुराधापुर को नष्ट करके पोलान को इस क्षेत्र की राजधानी बनाया। इसका नाम जन्नाथ मंगलम रखा। राजराज शैव मतावलंबी था। इसने शैवपाद शेखर की उपाधि धारण की थी। चोल राजाओं में से किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की है? तो इनका नाम है राजेंद्र प्रथम। चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने सिन्हल द्वीप अर्थात श्रीलंका सिलोन पर का जो विजय का है वह पूरा कार्य किया। यद्यपि राजराज प्रथम ने भी श्रीलंका पर आक्रमण किया था लेकिन कुछ प्रदेशों पर अधिकार किया था, किंतु संपूर्ण श्रीलंका पर अपना अधिकार नहीं जमा पाए थे। राजेंद्र प्रथम ने वहां के शासक महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर चोल राज्य भेज दिया था, जहां 12 वर्षों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। संपूर्ण श्रीलंका पर राजेंद्र का अधिकार हो गया। वह चोल राजा कौन है जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्र कर दिया और सिन्हल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया? तो ये थे कुलोतुंग प्रथम।
कुलोत्तुंग प्रथम के समय में श्रीलंका के राजा विजयबाहु ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी, किंतु कुलोत्तुंग प्रथम ने श्रीलंका में चोल प्रभाव की समाप्ति के प्रति किसी कटुता का प्रदर्शन नहीं किया। तथापि उसने अपनी पुत्री का विवाह श्रीलंका के राजकुमार वीरपेरुमल के द्वारा या उनके साथ कर दिया। नीचे दिए गए कथन और कारण बताइए। तो कथन क्या कहना है, हमें चोलों की विजय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण कराने का चलन प्रारंभ किया था, जिसमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते हैं। तो ये दोनों ही कथन क्या हो जाएंगे, सही है, और RA की सही व्याख्या भी करता है। चोलों के विषय में हमें अनेक पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। राजराज प्रथम एवं राजेंद्र प्रथम ने मंदिरों की ऐतिहासिक दीवारों पर शिलालेखों को स्थापित करवाया था। राजराज प्रथम ने अभिलेखों द्वारा अपने पूर्वजों के इतिहास को संकलित करके अपने काल की घटना एवं विजयों को लेखों में जोड़ने की प्रथा का प्रारंभ किया। इसका अनुकरण बाद में राजाओं ने भी किया, अतः दोनों ही सही हो जाएंगे और RA की सही व्याख्या भी करता है। भारत के इतिहास के संदर्भ में विचार कीजिए। पहले आते हैं शब्द और उससे संबंधित विवरण। शब्द में इरीपत्ती का अर्थ क्या हो जाएगा, जो इरीपत्ती है इसका संबंध है भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशयों के रखरखाव के लिए निर्धारित किया जाता था, उसे इरीपत्ती कहा गया है। तीसरा है घटिका, यह प्रायः मंदिरों के साथ संबद्ध विद्यालय होते थे। घटिका, तो पहला और तीसरा सही है। देखो, इरीपत्ती चोल प्रशासन के अंतर्गत वह भूमि होती थी जिससे मिलने वाले राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रखरखाव के लिए निर्धारित किया जाता था। 7वीं और 8वीं सदी में दक्षिण भारत में घटिका प्रायः मंदिरों के साथ संबद्ध विद्यालय थे। चोलकालीन स्थानीय प्रशासन में बड़े नगरों में अलग कुर्म या ग्राम संघ गठित किए जाते थे, जिन्हें तनियूर और तुर्कम कहा गया है। तुकुरम कहा गया है। क्या होते थे, अलग से स्थानीय प्रशासन में बड़े नगरों में अलग से क्या होते थे, कुर्रम होते थे, गठन किया जाता था, जिन्हें तनियूर या तुर्करम कहा गया है। निम्नलिखित में से किस संस्थान विदेशी व्यापार से संबंधित है, तो विदेशी व्यापार से संबंधित है हमारी नानादेशी और मणिग्राम, ये दोनों क्या थी, विदेशी व्यापार से संबंधित थी। श्रेणी एक प्रकार का व्यवसाय करने वाले व्यक्ति की समिति होती थी। नगरम व्यापारियों के अधीनस्थ संगठनों को कहा जाता था। इस प्रकार के संगठन कांची और ममल्लपुरम में विद्यमान थी। लेखों में हमें विभिन्न प्रकार के व्यापारिक संगठनों के विषय में जानकारी मिलती है। ये व्यापारी संघ मणिग्रामम, नानादेशम, वेरिंग, वलजेयर, इंद्रगे आदि हैं। मणिग्रामम नानादेशिक दूसरे देशों के साथ व्यापार करते थे। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस व्यापार मार्ग पर है जो कि कल्याणी को बेगी से जोड़ता है, तो ये हो जाएगा हमारा तगर। तगर प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र है जो कल्याण और बेगी के मध्य स्थित है। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन है, तो चालुक्य वंश का सबसे महान शासक है पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के शासकों में सर्वाधिक योग्य एवं शक्तिशाली है। 610 से 642 ईस्वी तक शासन किया। इनकी उपलब्धियों का विवरण हमें ऐहोल अभिलेख से मिलता है। निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद दिए गए थे, तो चोलों के द्वारा नहीं, चालुक्यों के द्वारा दिए गए थे। चालुक्यों के शासनकाल में प्रायः महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया गया था। विजयादित्य प्रथम ने अपने भाई चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ने अपने नाम से 2 ताम्रपत्र लिखवाए थे। वह एक अच्छी कवित्री थी। विजयादित्य ने अपनी छोटी बहन कुमकुम देवी के कहने पर एक विद्वान ब्राह्मण को एक गांव दान में दिया था। कीर्तिवर्मन द्वितीय की महारानी महादेवी उनके साथ रक्तपुर के स्कंधावार में उपस्थित रहने का उल्लेख मिलता है। इस वंश की विजय भट्टारिका ने कुशलतापूर्वक शासन संचालित किया था, जो कि किनकी पत्नी थी, चंद्रादित्य की पत्नी थी।
चालुक्यों की राजधानी क्या थी? तो चालुक्य हैं उनकी राजधानी थी वातापी। बीजापुर कर्नाटक जिले में वातापी नामक प्राचीन नगर का आधुनिक नाम बादामी है। 6वीं से 7वीं शताब्दी में यह चालुक्यों की राजधानी था। वातापी के चालुक्य राजवंशों का वास्तविक संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। कवि कालिदास के नाम पर उल्लिखित क्या है? तो कालिदास जी का नाम है वह ऐहोल के उत्कीर्ण लेखों में इनका नाम मिलता है। ऐहोल प्रशस्ति बादामी के शासक पुलकेशिन द्वितीय के इतिहास को जानने का एक सशक्त माध्यम है। ये लेख का भाषा संस्कृत और लिपि दक्षिण ब्राह्मी है। इस लेख की रचना रवि कीर्ति ने की है। प्रशस्ति के अंत में लेखक ने यह दावा किया है कि उसने इसे लिखकर कालिदास और भारवी के समान यश प्राप्त किया है। जो भैरवी थी उनके यह अभिलेख में कालिदास के नाम का उल्लेख मिलता है। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख कहाँ पर है? तो पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में मिलता है। संस्कृत कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख। किस शासक ने सिन्हल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान चलाए थे? तो उनका नाम है नरसिंहवर्मन प्रथम। नरसिंहवर्मन प्रथम 630 से 668 तक पल्लव वंशीय शासक थे। 642 ईस्वी में चालुक्यों के विरुद्ध युद्ध में नरसिंहवर्मन को लंका के एक राजकुमार मानवर्मा से सहायता मिली। अतः उन्होंने मानवर्मा को पुनः सिन्हल की गद्दी दिलाने के लिए शक्तिशाली नौसेना को 2 बार उसकी सहायता हेतु सिन्हल द्वीप भेजा। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्रायः यवन प्रिय शब्द किसको संभालता है? किसका द्योतक है? तो ये काली मिर्च को कहा जाता था यवन प्रिय, क्योंकि यवनों को ज़्यादा प्रिय थी। भारतीय काली मिर्च यूनानी और रोमन वासियों को बहुत प्रिय थी। इसका प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में नाम यवन प्रिय मिलता है। इसकी यूनान और रोम में बहुत अधिक मांग थी। तुलकाप्यम ग्रंथ किससे संबंधित है? व्याकरण का काव्य है। व्याकरण और काव्य से संबंधित है तुलकाप्यम। तुलकाप्यन की प्रणयनकर्ता तुलकाप्यन ऋषि अगस्त्य के 12 योग शिष्यों में से एक थे। यह एक तमिल व्याकरण ग्रंथ है। इसकी रचना सूत्र शैली में की गई है। संगम साहित्य में तुलकाप्यम एक जो ग्रंथ है वह क्या है? तमिल व्याकरण का एक ग्रंथ है। शिल्पादिकरम के लेखक कौन है? तो इनका नाम है इल्गो। शिल्पादिकरम का लेखक इल्गो आडिगर है। यह संगम साहित्य का महत्वपूर्ण महाकाव्य है। इसका लेखक चोल नरेश करिकाल का पौत्र था। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। कैसे मिलाएं? यहाँ देख लो। चलो, तिरुकुरल इनका संबंध है दर्शन से। तिरुकुरल का संबंध है दर्शन से। तुलकाप्यन अपन ने पढ़ी व्याकरण से। शिल्पादिकरम यह प्रेम कथा है। शिल्पादिकरम क्या है? एक प्रेम कथा है। और मणिमेखले यह वणिक कथा है। वणी गई है तो मणिमेखले वणिक कथा है। शिल्पादिकरम यह प्रेम कथा है। तुलकाप्यम यह व्याकरण है। और तिरुकुरल यह दर्शन से संबंधित है। शैव संतों के लेखन के संग्रह को 5वां वेद भी समझा जाता है। यह संग्रह का नाम क्या है? तो इसका नाम है तिरुमुराय। यह 5वां वेद समझा जाता है शैव संतों के लेखन के रूप में। शैव संतों के लेखन के संग्रह तिरुमुराल को 5वां वेद माना जाता है। तिरुमुराय तमिल भाषा में शिव की स्तुति में 6 से 11वीं शताब्दी तक तमिलनाडु में विभिन्न कवियों द्वारा भजनों और गीतों का 12 खंड का संकलन है। वेदों और शैव आगमों के साथ तिरुमुराल तमिलनाडु में शैव सिद्धांत दर्शन का आधार है। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत और रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूची किस पुरास्थल की खुदाइयों से होती है? तो ये मिलती है हमें अरिकामेडु से। अरिकामेडु पूर्वी तट पर पांडुचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में
उष्णकटिबंधीय कोरोमंडल तट पर स्थित है। पेरिप्लस में इसे पोंडुके कहा गया है। यहाँ ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में रोमन की अवस्थिति मानी जाती है। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में कई रोमन वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें शराब के 2 हत्थे युक्त कलश है, रोमन लैंप है, रोमन प्याला आदि प्रमुख हैं। यहाँ से न केवल भारतीय माल अर्थात मणियाँ, मोती, मलमल, सुगंधित पदार्थ, इत्र, मसाले, लादा जाता है, अपितु रोमवासियों की रुचि एवं नमूनों के अनुसार भी माल निर्माण कर रोम भेजा जाता था। पूरे भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापार का स्थान कौन सा है? अरिकामेडू हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह है जो कि पोंडू के नाम से द पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी के लेखक से ज्ञात होता है? तो ये है अरिकामेडू। जो वर्णन है वह पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी में लिखा गया है। रोमन वस्ती कहाँ से प्राप्त होती है? जो रोमन वस्ती है यह अरिकामेडू से प्राप्त होती है। एम्फोरा जार कौन सा एक जार है? जो एम्फोरा जार है यह एक लंबा और दोनों तरफ हत्तेदार जार है। तो एम्फोरा जार क्या है? एक लंबा दोनों तरफ हत्तेदार का जार क्या कहलाता है? एम्फोरा जार कहलाता है। एम्फोरा जार एक लंबी संकीर्ण गर्दन वाला दोनों तरफ से हत्तेदार जार है। प्राचीन काल में इसका प्रयोग तेल शराब को रखने के लिए किया जाता था। अरिकामेडू के उत्खनन से रोम आयातित इस जार के अवशेष मिले हैं। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं मिलता? तो कदम जो है इनका उल्लेख संगम काल में नहीं मिलता, बल्कि चोल पांड्य का मिलता है। संगम साहित्य में केवल चोल, चेल, पांड्य राजाओं के उद्भव विकास का विवरण प्राप्त होता है। इन राज्यों के विभिन्न राजाओं के शासनकाल का स्पष्ट निर्धारण संभव न होने पर भी संगम साहित्य में कृष्णा नदी के दक्षिण में सुदूर प्रायद्वीप एक राजनीतिक गतिविधियों पर प्रायः प्रकाश पड़ता है। कदम्ब अन्य किसी राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं मिलता। निम्नलिखित में से कौन एक तमिल देश के संगम युग के राजवंश नहीं है? तो संगम समय में पल्लव नहीं थे, चोल, चेर और पांड्य माने जाते हैं। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में किया गया था? जो कुरल है वह तमिल भाषा में लिखी गई है। कुरल तमिल साहित्य का बाइबल है, लघुवेद माना जाता है। इसे मुक्पाल भी कहा गया है। इसकी रचना सुप्रसिद्ध कवि तिरुवल्लुवर ने की है। अनुश्रुतियों के अनुसार तिरुवल्लुवर ब्रह्मा के अवतार थे। निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघुवेद की संज्ञा दी गई है? तो ये है कुरल को क्या कहा गया है? लघुवेद कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायण या राम अवतारम के लेखक हैं? उनका नाम है कंबन। क्या नाम है? कंबन है। कंबन ने 12वीं सदी में तमिल रामायण और रामावतारम की रचना तमिल भाषा में की थी। मध्यकालीन भारत की सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो तमिल क्षेत्र के सित्तर एक ईश्वरवादी थे और मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे और जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे। तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे, मध्यकालीन भारत से संबंधित हैं। तमिल क्षेत्र के सिद्ध या सित्तर एक ईश्वरवादी थे और मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। लिंगायतों ने जाति की अवधारणा और कुछ समुदाय के दूषित होने की ब्राह्मणीय अवधारणा का विरोध किया था। इनका विश्वास था कि मरणोपरांत भक्त शिव में लीन हो जाते हैं, इस संसार में पुनः नहीं लौटेंगे। इन्होंने पुनर्जन्म के सिद्धांत को नकार दिया था। नीचे दी गई सूची है, इनको मिलाना है। गुप्तों का संबंध रहा है हमारे देवगढ़ वाले मंदिर से। चंदेल खजुराहो से आते हैं। चालुक्य का संबंध है बादामी से। और जो पल्लव है इनका नाम या इनका संबंध है पनमली से संबंधित है पल्लव। तो गुप्त देवगढ़ से संबंधित हैं, चंदेल खजुराहो से संबंधित हैं, चालुक्य बादामी से संबंधित हैं और पल्लव पनमली से संबंधित हैं। उत्तर प्रदेश के ललितपुर, प्राचीन झांसी
जिले में देवगढ़ नामक स्थान पर गुप्तकालीन दशावतार मंदिर है। खजुराहो छतरपुर मध्य प्रदेश के चंदेल शासकों की कला के इतिहास का प्रसिद्ध उदाहरण आज भी विद्यमान है। यहाँ लगभग 25 मंदिर खड़े हैं जो विष्णु, शिव और जैन तीर्थंकरों की उपासना में निर्मित कराए गए थे। इसमें सर्वाधिक प्रसिद्ध है कंदरिया महादेव मंदिर। फिर आते हैं बादामी। कर्नाटक में स्थित चालुक्यों की राजधानी थी और पन्नमले यह पल्लवों से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो इनका नाम है मणिग्रामम। ये क्या है? व्यापारियों का एक निगम था। दक्षिण भारत में नगरों में व्यापारियों के विभिन्न संगठन थे, जैसे मणिग्रामम, बलंजियर। चोल काल में ब्राह्मणों को दान में दिए गए ग्रामों को चतुर्वेदी मंगलम भी कहा गया है। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध किनके बीच में हुआ था? तक्कोलम का जो युद्ध है वह चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। तो तक्कोलम का जो युद्ध है वह किनके बीच में हुआ है? चोल और राष्ट्रकूट के मध्य हुआ है। चोल शासक परांतक प्रथम के अंतिम दिनों में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने पश्चिमी गंगों अर्थात बुत्तुग द्वितीय की सहायता से तक्कोलम के युद्ध में चोलों को परास्त किया था, तंजौर पर अधिकार किया था। कृष्ण तृतीय ने इस उपलक्ष्य में तंजौर की उपाधि धारण की थी। चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया था? तो जो चोल साम्राज्य है वो तो अपने आप ही समाप्त हो गया था। इसमें ऑप्शन ही नहीं है। देखो बहुत सारे रीज़न थे खत्म होने के। 1250 के आसपास होयसाल पांड्य राजाओं ने चोल राजा राजेंद्र तृतीय को परास्त कर दिया। चोल राजा पांड्यों की अधीनता में लगभग 1280 तक इन्होंने शासन किया। इसके पश्चात चोल राज्य के स्वतंत्र अस्तित्व का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता। मलिक काफूर ने लगभग 1310 में दक्षिण विजय की थी। इसने यहाँ यादव, काकतीय, होयसाल, पांड्य आदि राजाओं को पराजित किया था। फिर भी प्रश्न अनुसार इसका निकटतम उत्तर डी हो सकता है, मलिक काफूर। संगम युग में अरियूर किस लिए विख्यात थे? जो अरियूर है वह कपास के व्यापार का प्रमुख केंद्र था। अरियूर तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में कावेरी नदी के तट पर अवस्थित अरियूर संगमकालीन महत्वपूर्ण नगर है। संगम युग में अरियूर सूती वस्त्र का बहुत बड़ा केंद्र है। इसका विवरण पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी में मिलता है। पांड्य राज्य की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? जो पांड्य राज्य था उसकी जीवन रेखा थी वेगी नदी। पांड्य राज्य की जीवन रेखा वेगी नदी को कहा जाता है। पांड्य राजा कावेरी के दक्षिण में स्थित है। इसमें आधुनिक मदुरा, तिरुनेलवेली के जिले त्रावणकोर का कुछ भाग शामिल है। इनकी राजधानी मदुरा थी। वेगी नदी वाला प्रदेश इनकी उर्वरता के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध था। निम्नलिखित में से कौन संगम पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित है? तो ये हो जाएंगे हमारे तोड़ी और मुशरी। ये क्या है? पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह या पत्तन है। एक अज्ञात ग्रीक नाविक द्वारा रचित पुस्तक पेरिप्लस ऑफ इरिथियन सी में प्राचीन काल के विभिन्न बंदरगाहों की सूची मिलती है। इसमें नूरा, तोड़ी, मुशरी, नलीसांडा पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह थे। संगमकालीन साहित्य में कोन, को और मनन किसके लिए प्रयुक्त किए गए हैं? तो कोन, को, मनन है यह राजा के लिए प्रयुक्त किए जाते थे। संगमकालीन साहित्य में कोन, को, मनन शब्द राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। तृतीय संगम कहाँ हुआ था? तो तीसरा और पहला कहाँ हुआ था? मदुरई में हुआ था। संगम का तात्पर्य कवियों की गोष्ठी होती है। इन गोष्ठी या संगमों में कवियों द्वारा रचा गया साहित्य संगम साहित्य कहलाया। संगम युग में दक्षिण भारत में पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम आयोजित किए गए थे। प्रथम संगम मदुरई में हुआ था। इसकी अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने की थी। दूसरा संगम कपाटपुरम में हुआ था जिसे अल्लेवाई कहा जाता है और इसकी अध्यक्षता अगस्त ऋषि बाद में तोलकाप्पियम ने की। तीसरा संगम स्थान मदुरई में हुआ था और इसकी अध्यक्षता नक्कीरीर के द्वारा की गई थी। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था? तो ये है हमारे
अगस्त ऋषि। दक्षिण भारत के आर्यकरण का श्रेय ऋषि अगस्त को दिया जाता है। इन्होंने दक्षिण की यात्रा की, बाद में वहाँ बस गए। इन्हें तमिल साहित्य के जनक के रूप में भी जाना जाता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। हमारी पल्लव से संबंधित हैं कौन? नहीं, चालुक्य, बादामी के चालुक्य। और हर्ष का संबंध है कन्नौज से। पहला आंसर सही हो जाएगा। क्या है? चालुक्यों की राजधानी क्या थी? बादामी थी। पुलकेशिन द्वितीय बादामी के चालुक्य का सबसे प्रतापी राजा था। रवि कीर्ति द्वारा रचित ऐहोल प्रशस्ति में पुलकेशिन द्वितीय का विस्तृत इतिहास ज्ञात होता है। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। हर्ष ने अपनी बहन राजश्री के साथ संयुक्त रूप से कन्नौज पर शासन किया था। और पांड्यों की राजधानी मदुरई थी। भारत के इतिहास में घटना पर विचार कीजिए। राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय कहाँ पर हुआ था? तो इसको जमाना है। ओके, पहले आते हैं महेंद्र वर्मन द्वितीय के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना हुई थी। दूसरा, राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय हुआ। पहले पल्लव आए, फिर प्रतिहार आए। उसके बाद गोपाल द्वारा पाल वंश की स्थापना की गई। उसके बाद पारंगत प्रथम ने चोल सत्ता की स्थापना की। तो ये चौथा में आएगा। पहला ओके, कौन सा आएगा? पहले आएगा हमारे ये महेंद्र वर्मन आए, उसके बाद गोपाल आए, फिर उसके बाद राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय हुआ। उसके बाद पारंगत प्रथम द्वारा चोल की स्थापना की गई। घटनाओं का सही क्रम बताइए। महेंद्र वर्मा प्रथम के अधीन पल्लव सत्ता स्थापित हुई 600 से 630 के बीच में। गोपाल के द्वारा पाल राजवंश की स्थापना हुई 750 से 770 के बीच में। राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय हुआ है 836 से 885 तक। पारंगत प्रथम द्वारा चोल सत्ता स्थापित की गई है 907 से 953 के बीच में। ध्यान मतलब है कि प्रतिहारों का उदय मेहर भोज 836 से 885 के अधीन हुआ है, जिसे भोज प्रथम भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी है जो कि 6वीं से 12वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत पर राज्य एवं उनकी राजधानी रही है? जिसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? पल्लवों की कांचीपुरम थी, पांड्यों की मदुरई थी, चेर की पांडुचेरी नहीं थी, है ना, चोल तंजौर है, और होयसालों की द्वार समुद्र थी। जो चेर राज्य हैं इनके आधुनिक केरल प्रांत में स्थित हैं। इसके अंतर्गत त्रावणकोर, कोची, मालाबार आता है। चेर राज्य की राजधानी बंजी या वांची थी और सभी सम्मिलित हैं। निम्नलिखित पल्लव शासकों का नाम उनके राजकाल को दृष्टिगत रखते हुए कालानुक्रम बताइए। पहले आएंगे महेंद्र वर्मन। कहाँ गए? महेंद्र वर्मन का स्थान पहला है। फिर वो दूसरे आएंगे नरसिंह वर्मन, तीसरे का नाम है परमेश्वर वर्मन तीसरे, और चौथे आते हैं नंदी वर्मन द्वितीय। तो महेंद्र वर्मन प्रथम 600 से 630 तक रहे हैं। नरसिंह वर्मन 630 से 668 तक। परमेश्वर वर्मन प्रथम यह 670 से 700 तक। नंदी वर्मन द्वितीय ये 731 से 795 तक। निम्नलिखित में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है? तो ये है मतावलिन के द्वारा चीन और भारत के बारे में वर्णन बताया गया है चालुक्य शासनकाल में। मतवालिन नामक चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है। किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया है? तो राजपूतों ने किया है, मौर्य ने किया, गुप्त ने किया, चालुक्यों ने नहीं किया। चालुक्य वंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया है। इनका शासन मुख्यतः दक्कन दक्षिण भारत में केंद्रित था। इनकी राजधानी बादामी या बातापी थी। पुलकेशिन द्वितीय बादामी के चालुक्य नरेश ये चालुक्य वंश का सर्वप्रथम शासक थे। इन्होंने हर्षवर्धन को संभवतः पराजित किया था। इसके अतिरिक्त चालुक्यों की कुछ छोटी शाखाएं भी थीं, जिसमें महत्वपूर्ण आते हैं कल्याणी के चालुक्य। निम्नलिखित में से किस राजा ने
अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेजा था। तो ये हैं चालुक्य प्रथम कुमारपाल। चालुक्य शासक कुमारपाल ने अपने राज्य में पशुवध पर प्रतिबंध लगा दिया था। वह जैन मतानुयायी था। उसने पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकने के लिए काशी क्षेत्र में भी अपने मंत्रियों को भेजा था। कदम राजा की राजधानी क्या थी? जो कदम राजा हैं उनकी राजधानी रही है बनवासी। क्या रही है? बनवासी रही है। कदम राजाओं की राजधानी बनवासी थी। इस राजवंश कदम की स्थापना मयूर शर्मन ने की है। कदम राज्य को पुलकेशिन द्वितीय ने अपने राज्य में मिला लिया था। उल्लेखनीय है कि तंजौर चोलों की, कांची पल्लवों की और बादामी चालुक्यों की राजधानी थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन है? तो इनका नाम है मोटुपल्ली। क्या नाम है? मोटुपल्ली है। मोटुपल्ली काकतीय राज्य की एक अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन है। यह समुद्र पत्तन वर्तमान में आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित है। इटली यात्री मार्को पोलो ने इस स्थान का दौरा किया था। मार्को पोलो ने काकतीय राजाओं के शासनकाल के दौरान आंध्र प्रदेश की समृद्धि और शक्ति के बारे में उल्लेख किया है। 13वीं शताब्दी के मध्य में गणपति राजाओं द्वारा जारी मोटुपल्ली शिलालेख से ज्ञात होता है कि इस पत्तन से कपूर, गुलाब जल, हाथी दांत, मोती, मूंगा, रेशम, काली मिर्च आदि वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता था। दक्षिण भारत के किस वंश के राजाओं ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईस्वी पूर्व भेजा था? तो ये हैं पांडव। दक्षिण भारत के पांड्य राजाओं ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व भेजा था। दक्षिण भारत में पांड्य वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व भेजा था। पांड्य वंश के शासकों ने भारत के दक्षिण हिस्से पर शासन किया और राजधानी मदुरई को बनाया। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? जो मीनाक्षी मंदिर है यह मदुरई में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। मदुरई पांड्यों की राजधानी था। संगम काल में प्रथम और जो तीसरे संगम था उसका आयोजन मदुरई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता आचार्य अगस्त ने, और तीसरे संगम था उसके नकरीर के द्वारा की गई थी। मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो मदुरई में स्थित है मीनाक्षी मंदिर। इनको सुमिलित करना है तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? मदुरई में स्थित है। वेंकटेश मंदिर का संबंध हो जाएगा तिरुमल आंध्र प्रदेश से। महाकाल उज्जैन में है और वेलूर मठ कहाँ पर है? हावड़ा पश्चिम बंगाल में है। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण पांड्यों ने अपनी राजधानी मदुरई में कराया था। महाकाल मंदिर उज्जैन में स्थित है। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुमल आंध्र प्रदेश में स्थित है। वेलूर मठ में राधा कृष्णन मिश्र की स्थापना 1897 में की गई थी, कलकत्ता में प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद के द्वारा। और हावड़ा पश्चिम बंगाल में तो है ही। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षण द्वार क्या कहलाते थे? तो दक्षिण भारत में जो आकर्षक द्वार होते थे उन्हें गोपुरम कहा गया है। गोपुरम कहा जाता था। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षण द्वार को गोपुरम कहा गया है। पांड्य चोलों के राजकाल में द्रविड़ शैली पनपती रही। पांड्य काल में मंदिर छोटे होते थे परंतु उनके प्रांगण के चारों ओर अनेक प्राचीर बनी होती थी। इनके प्रवेश द्वार जिन्हें गोपुरम कहा जाता है भव्य विशाल प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता से अलंकृत होते थे। चोलकालीन वास्तुकला की विशेषता मंदिर नहीं अपितु गोपुरम माने जाते हैं। इसके साथ हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। थैंक यू सो मच गाइस। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। Thank you so much guys. Have a nice day.